दोस्तों आज के आप लोग के इस क्लास में यहाँ पर इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी यहाँ पर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आज के इस वीडियो से आप लोगों ने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप लोग मान कर चलिए कि अपने इस एग्जाम में आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी फिलहाल सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि मुझे 10,000 की लिस्ट में मुझे, दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर ऑप्शन। ठीक है, एक सेंटेंस आपको दिया गया, बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। दीज 5 सिस्टर्स केयर फॉर वन अदर लाइक मदर्स नो एरर। तो एक सेंटेंस दिया गया है जिसको यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर है। देखिए सेंटेंस का मतलब है दीज 5 सिस्टर, यानी कि ये 5 बहनें केयर फॉर वन अदर, एक दूसरे की जो है बिल्कुल माँ की तरह देखभाल करती हैं। ये जो 5 बहनें हैं ये आपस में एक दूसरे की बिल्कुल ऐसे देखभाल करती हैं जैसे कि माँ हो एक दूसरे की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गलती क्या है, गलती सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आपको दिया गया जैसे कि वन अदर के स्थान में वन अनदर होगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं वन अनदर व्हेन 2 और मोर पीपल्स डू द सेम थिंग्स, जब 2 या 2 से अधिक लोग जो है एक दूसरे के साथ वही चीज़ जो है कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर का, ना कि वन अदर का। तो देखिए सबके क्या है, सारी के सारी जो बहनें हैं वो एक दूसरे का, ठीक है ना, बिल्कुल माता की तरह माँ की तरह देखभाल करती हैं। तो सारी बहनें एक साथ काम कर रही हैं, एक जैसा कर रही हैं काम, तो वही चीज़ है डू द सेम थिंग्स। तो वहाँ पर हम लोग वन अदर नहीं वन अनदर का यूज़ करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से बी वाला। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका बी। तो एक रूल चाहे तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, वैन, देखिए नोट कर लीजिए, वैन 2 और मोर पीपल डू द सेम थिंग दैट इज यूज्ड वन अनदर। ओके चलिए अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया एक सेंटेंस। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर है। आपको दिया गया जैसे कि अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, बी, सी या फिर डी आएगा या फिर नो एरर है। देखिए अक्षय कुमार एक अच्छे अभिनेता होने के साथ ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का देखिए कहाँ पर एरर है। देखिए सेंटेंस आपने पढ़ा जैसे कि अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर, फिर आप कह रहा है ही इज। देखिए अभी सब्जेक्ट आपका चल ही रहा है, देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आई है नहीं आई ना। अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर, अक्षय कुमार एक अच्छे एक्टर होने के साथ ही इज प्रेजेंटेड। अब आपका यहाँ पर ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दें ही का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एज का जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का अक्षय कुमार ही होगा। तो ये जो आपका एज लगा है, हेल्पिंग और लगी है, इसका सब्जेक्ट भी आप लोग का अक्षय कुमार ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ही प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट आप लोग का जो सेंटेंस होगा ये ऐसे बनेगा, अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। तो अक्षय कुमार एक अभिनेता होने के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। ओके चलिए अब देखते हैं फिलहाल सेंटेंस की किस पार्ट में एरर थी। तो ये भी आप लोग के बी पार्ट में यहाँ पर एरर होगी। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। देखिए क्वेश्चन में 3rd और 4th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को एक फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा ये आप सभी को जो है बताना है। तो जैसा कि 3rd क्वेश्चन में आपको दिया गया कि मोर देन 30 ईयर्स हैव नाउ पास्ड ब्लैंक आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, मुझे अपनी पहली उड़ान भरते हुए अब 30 साल से अधिक समय बीत चुका है। तो देखिए अगर पहला सेंटेंस आप लोग का जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर किसमें, ये है आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पहला सेंटेंस जो है वो है आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसके बाद आपको अगला दे रखा है आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। ये हैड आप लोग की वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये सब्जेक्ट है। तो ये हो गया दूसरा जो सेंटेंस आपको दिया गया वो है आप लोग का पास्ट
इंडेफिनिट में। तो देखिए अगर पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा सेंटेंस अगर आप लोग का पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसके बीच में आप लोग का आता है सेंस। ठीक है, क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सेंस। तो रूल नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ये रूल अगर आपको याद होगा तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आएगा सेंस। तो मतलब दोस्तों क्या है, मुझे अपनी पहली उड़ान भरते हुए, आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, मुझे अपनी पहली उड़ान भरते हुए अब 30 साल से अधिक समय बीत चुका है। मोर देन 30 ईयर्स नाउ पास्ट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने एक प्रेजेंट परफेक्ट में रूल पढ़ा होगा, जैसे कि नहीं, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है, बिफोर से पहले जो आपका सेंटेंस रहता है वो आप लोग का परफेक्ट में रहता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। और बिफोर के बाद दोस्तों हमारा जो सेंटेंस आता है, ठीक है, वो आप लोग का पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है ना। तो मरीज मर चुका था, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। जो काम पहले हो रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, और जो काम, क्योंकि डॉक्टर तो मरीज के मरने के बाद आया है, तो वहां पर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब दोस्तों क्या किया, सब्जेक्ट लगाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, तो ये हो गया आप लोग का पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर के पहले, बिफोर के केस में भी हम लोग वही अप्लाई करते हैं जो हमने यहाँ पर सिंस के केस में अप्लाई किया है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, मुझे अपनी पहली उड़ान भरे हुए, ठीक है, मुझे अपनी पहली उड़ान भरे हुए अब 30 साल से अधिक समय बीत चुका है। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, रमन हैज़ कम अप ब्लैंक ए प्रॉब्लम। अब देखिए रमन जो है एक समस्या लेकर आया है। अब रमन को क्या है, अपनी एक समस्या को किसी के सामने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, उसको प्रस्तुत करना है। और जब किसी के सामने प्रस्तुत करना हो या फिर समस्या को सामने लेकर आना हो, तब आपका आता है कम अप विद। ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसका कोई भी अदर से लॉजिक नहीं है। ये फ्रेजल वर्ब तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको जानते हैं गिव के साथ क्या लगता है, गिव अप। गिव अप का मतलब डायरेक्ट होता है आपका छोड़ना, त्यागना। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा कम अप विद। अगर आप लोग फॉर लगाएंगे तो फॉर का मतलब हो जाएगा उपलब्ध होना। तो उपलब्ध होना तो सेंस है नहीं आप लोग का, ये आप लोग की प्रॉब्लम सामने लेकर आ रहा है, सामने मतलब प्रकट करना। तो रमन हैज़ कम अप विद ए प्रॉब्लम। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th से लेकर 7th तक में आप लोगों को क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो अब आप सभी को यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि हम भी कंटिन्यू इसी तरीके से आप लोग के लिए इंग्लिश की सारी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें अधिक से अधिक। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, यानी कि बुरी स्थिति। ठीक है ना, बुरी अवस्था, बुरी स्थिति, यानी कि आ डेंजरस, डिफिकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। समझ गए ना दोस्तों, मतलब बुरी स्थिति होना, बहुत ही बैड कंडीशन होना। ओके, तो प्लाइट, हेल्थ, सिचुएशन, स्टेट, केस, लोकेशन, सर्कमस्टेंस, ये मतलब बैड वो भी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ब्लेसिंग। देखिए ब्लेसिंग का मतलब तो आप लोग का होता है आशीर्वाद, यानी कि गॉड्स फेवर और प्रोटेक्शन। और आपका एड दिया गया यहाँ पर, ये होता है आप लोग का एड का मतलब होता है सहायता करना, किसी की हेल्प करना, टिपिकल या होना प्रैक्टिकल नेचर से। ठीक है, फिर आपको दिया गया रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत देना। और फिर रखा है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब दोस्तों क्या होता है, कठिनाई आना, मुसीबत, संकट। ठीक है ना, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग डिफिकल्ट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा डी वाला। तो प्लाइट का मतलब था बुरी कंडीशन होना, बुरी स्थिति होना। तो डिफिकल्ट का मतलब, डिफिकल्टी का मतलब होता है मुसीबत में होना। तो बुरी दुर्दशा का मतलब होता है क्या, मुसीबत में होना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डिफिकल्ट। ठीक है, तो बुरी दुर्दशा मतलब क्या, मुसीबत में होना, तो आपका आएगा डिफिकल्टी। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए फिलहाल देखते हैं 6th क्वेश्चन में आपको दिया गया आर्टिकुलेट। तो इससे पहले आप लोग इसका सिनोनिम्स बताएं, आपको बताते हैं मतलब क्या। देखिए आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है ना, व्यक्त करना, साफ साफ बात करना, साफ साफ बोलना, यानी कि ऑफ अ पर्सन और अ पर्सन्स वर्ड हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से आपका आएगा बिल्कुल स्पष्ट बोलना, क्लियर बोलना। तो यहाँ से देखिए अनक्लियर तो आएगा नहीं, क्योंकि अनक्लियर का मतलब क्या होगा, आपका अस्पष्ट होगा। तो ये तो आप लोग का अपोजिट है। ठीक है ना। डिस्कनेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि आपको दिया गया है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब दोस्तों होता है काटना, अलग करना या फिर बेमेल करना, संबंध को तोड़ना। ये होता है डिस्कनेक्ट, यानी कि ब्रेक द कनेक्शन ऑफ और बिटवीन। आपको दिया गया सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, रहस्य, गोपनीय। तो यहाँ से आपका आर्टिकुलेट का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का
डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, करेक्ट आंसर आप लोग आएगा डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आप लोग का अलग करना, पृथक, स्पष्ट, यानी कि रिकॉग्नाइजेबल डिफरेंट नेचर फ्रॉम समथिंग एल्स ऑफ अ सिमिलर टाइप, ठीक है। तो मतलब इसमें भी आप लोग का स्पष्ट आता है, क्लियर, एस्परेंट, प्रोनाउंस्ड, ग्लेयरिंग, ये सारे इसके मीनिंग रहेंगे। तो आर्टिकुलेट का क्या हो जाएगा आप लोग का, ये होगा आप लोग का डिस्टिंक्ट यानी कि स्पष्ट। ओके, और प्लाइट का मतलब मैंने बताया आप लोग को बुरी दुर्दशा। तो डिफिकल्टी का मतलब ये होता है संकट या मुसीबत में होना। अब देखते हैं आप लोग का 7th क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। तो चलिए फिलहाल अब आप लोग बताइए मैंडेटरी का जो है सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए मैंडेटरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स, कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य, ठीक है ना, आदेशात्मक, अनिवार्य, तो ये आप लोग का कहलाता है मैंडेटरी। तो ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब तो अनिवार्य आएगा नहीं, ऑप्शनल का मतलब तो आप लोग का ऑप्शन है, ठीक है ना, जो मन चाहे बोले सकते हैं, यानी कि ऐच्छिक। फिर आपको दिया गया यहाँ पर वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है आप लोग का स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से किया हुआ, यानी कि डन या फिर गिवन और एक्टिंग ऑफ वंस ऑन फ्री विल, ठीक है। आपको तो सिनोनिम्स होता है ना। बाकी आपको दिया गया यहाँ पर एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक यानी कि अनिवार्य, और अननेसेसरी का मतलब होता है आप लोग का बेकार होना, अनावश्यक। तो देखिए मैंडेटरी का आपका 7th का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका सी वाला, एसेंशियल, एसेंशियल। तो मैंडेटरी का मतलब भी होता है अनिवार्य, और एसेंशियल का मतलब भी होता है आवश्यक, अनिवार्य, यानी कि एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर हो गया। तो मैंडेटरी का मतलब होता है आप लोग का एसेंशियल, क्लियर है, मतलब होता है अनिवार्य। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक में क्या बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। अब आप सभी को यहाँ पर अपोजिट बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो आपको यहाँ पर नेगोशिएट का जो है अपोजिट बताना। देखिए नेगोशिएट का मतलब होता है ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट या फिर कंप्रोमाइज वाइड डिस्कशन विद अदर्स, ठीक है ना, कंप्रोमाइज करना या फिर एग्रीमेंट कर लेना, खरीद फरोख्त यानी कि बातचीत कर लेना, तय कर लेना कोई चीज़, यानी कि अगर हम साफ बातों में आप लोग को बताएं, समझौता करना, किसी से समझौता कर लेना, ठीक है। तो मेरी मान लेना, हम तुम्हारी मान लेंगे, ये होता है आप लोग का नेगोशिएट, यानी कि किसी से समझौता करना। एडजस्ट दिया गया, एडजस्ट का मतलब भी क्या होता है, समायोजित करना, अनुकूल कर लेना, किसी को अपने अनुकूलित कर लेना, ये भी एक तरीके से मान लीजिए एक समझौता ही है। फिर आपको दिया गया यहाँ पर देखिए कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है परामर्श करना, किसी को सलाह देना, तो यहाँ पर इसका दूर दूर तक मतलब नहीं है। फिर आपको दिया गया यहाँ पर डिबेट, डिबेट का मतलब क्या होता है, उसको बहस करते रहना, ठीक है ना, तर्क वितर्क करते रहना, वाद विवाद करना। तो देखिए एक था आप लोग का आपस में दो लोग हैं, मान लीजिए एक हम हो गए एक आप हो गए, मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। और एक आप लोग का जस्ट उल्टा क्या होगा, हम लोग ना आप मेरी बात मानोगे ना हम तुम्हारी बात मानेंगे, यानी कि बहस करते रहेंगे, वाद विवाद करते रहेंगे, बीच में लड़ते झगड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे। तो जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा डिबेट, ठीक है। तो नेगोशिएट का मतलब होता है हम दोनों ने आपस में एक दूसरे की बात को मान लिया, आपस में समझौता कर लिया। लेकिन डिबेट में क्या होता है, एक दूसरे से लगे रहेंगे, बहस करते रहेंगे, और ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और रिमेन की अगर हम बात करें, देखिए रिमेन का मतलब जैसे कि आपको बता दें, मतलब होता है आप लोग का रहना, टिकना या फिर पीछे रहना, भरोसा करना, ये आप लोग का रिमेन रहेगा। लेकिन डिबेट का मतलब होता है फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ पब्लिक मीटिंग और लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच अपोजिटिंग आर्ग्यूमेंट आर पुट फॉरवर्ड। क्लियर हो गई ना, एक फॉर्मल डिस्कशन होता है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर, इन अ पब्लिक मीटिंग या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच अपोजिंग आर्ग्यूमेंट आर पुट फॉरवर्ड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल डिबेट। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको दिया गया डिस्ट्रेस। देखिए डिस्ट्रेस का आप लोग अपोजिट बताइए क्या होगा, कंसर्न, प्लेजर, ठीक है ना, एनेक्सिटी या फिर डिस्कम्फर्ट। तो बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए दिया गया कंसर्न, ऑप्शन बी दिया गया प्लेजर, ऑप्शन सी दिया गया आप लोग को एंजाइटी, और ऑप्शन डी दिया गया आप लोग को डिस्कम्फर्ट। तो आइए देखते हैं फिलहाल। देखिए 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, यानी कि संकट की स्थिति में होना, विपत्ति, पीड़ा, आपदा, कठिनाई, तंगी, ठीक है ना, यानी कि डिस्ट्रेस, हैज़ार्ड, रिस्क, डेंजर, डिफिकल्टी, मिसचीफ, ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे। आपको बताना अपोजिट। अब आपको दिया गया कंसर्न, कंसर्न का मतलब भी होता है आप लोग का चिंता होना, एंजाइटी, वरी, तो ये तो आप लोग का सिनोनिम्स हो जाएगा ना। और फिर दिया गया प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आप लोग का आनंद, ठीक है। एंजाइटी का मतलब भी क्या होता है, चिंता होता है। और आपको दिया गया डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेचैनी होना, पीड़ा होना, तकलीफ होना। तो अपोजिट क्या होगा 9th का, ये आप लोग का आ जाएगा बी वाला प्लेजर। एक होता है दोस्तों बेचैनी होना, परेशानी होना, चिंता होना, डिस्ट्रेस का मतलब, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लेजर, मतलब होता है आनंद होना, मज़े में रहना, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ से आपका आएगा प्लेजर, आनंद, सुख या फिर मजा। ठीक है, यानी कि आप फीलिंग ऑफ अ हैप्पी, सेटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट। तो डिस्ट्रेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, ठीक है, चिंता, और प्लेजर का मतलब होता है आनंद, मजा। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 10th, आपको इसका अपोजिट बताना है। तो देखिए टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, सब्र करना या फिर धैर्य रखना, ये हो जाएगा टॉलरेट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है आप लोग का स्वीकार करना, अंगीकार करना, उसको सकारना। फिर आपको दिया गया बियर का भालू, इससे तो मतलब है नहीं। फिर आपको दिया गया परमिट करना, परमिट का मतलब होता है अनुज्ञा, प्रवेश पत्र, अनुमति देना। और फिर दिया गया आपको डिसअप्रूव यानी कि अस्वीकार करना। तो जस्ट अपोजिट क्या आएगा आप लोग का, टॉलरेट का मतलब होता है एक को सहन करना, झेलना, ठीक है ना, उसको समझना। तो यहाँ से आप लोग का 10th का अपोजिट आएगा डिसअप्रूव, उसको असहमत करना, ठीक है ना, उसकी निंदा करना, उसको ठुकराना या फिर उसको अस्वीकार करना। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आप लोग का डिसअप्रूव। ठीक है ना, क्लियर होगी इतनी बात, मतलब होता है असहमति व्यक्त करना। टॉलरेट का मतलब तो उसको सहन कर लेना, जैसा वो कह रहा है उसको मान लेना, सहमत हो जाना उससे, उसको सहन करते जाना। लेकिन डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है आप लोग का, असहमति व्यक्त करना। चलिए अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th और 12th में आपको क्या बताना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। अब आपको यहाँ पर 2 ईडियम्स दे रखी हैं, यहाँ पर आप सभी को इसका मीनिंग बताना क्या होगा। ब्रेक द आइस, मतलब देखिए सेंस समझना आप लोग। ब्रेक द आइस ये मत समझना कि बर्फ तोड़ना, बर्फ तोड़ना नहीं, यहाँ पर मतलब क्या होगा, ये होगा चुप्पी खत्म करके बातचीत शुरू करना। बहुत दिनों से आप लोगों ने मान लिया चुप्पी लिए बैठे थे, कोई बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको तोड़कर खत्म करके एकदम बातचीत करना शुरू करना। तो 11th का करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का सी वाला, टू ब्रेक द साइलेंस, अपने साइलेंस को खत्म करना। ठीक है ना, तो ब्रेक द आइस मतलब होता है बर्फ को तोड़ना। तो बर्फ को तोड़ने का सेंस लीजिए आप लोग, अपनी चुप्पी खत्म करके, बहुत पुरानी बर्फ थी उसको तोड़ रहे हैं, मतलब क्या है, बहुत दिनों से आप लोग शांत थे, उस शांतपन को जो है अपनी चुप्पी को खत्म करके बात करने लगना, बातचीत को शुरू करना। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th आपको दिया गया क्राई इन द वाइल्डनेस। ठीक है ना, तो क्राई इन द वाइल्डनेस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मतलब है आपका कोई अलोकप्रिय मांग या फिर विचार करना, किसी ऐसे चीज़ के लिए जिद करना, ठीक है ना, जो अलोकप्रिय हो, जिसको पाना जो है मुश्किल हो, ठीक है ना, जो किसी को पसंद ना हो, उसके लिए जिद करना। क्लियर है ना, तो देखिए 12th का करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा एन अनरियलिस्टिक डिमांड। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई इतनी बात। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है अवास्तविक चीज़ के लिए मांग करना, मतलब ऐसी चीज़ की मांग कर बैठना जो कि पॉसिबल ना हो। जैसे कि मांग लीजिए आप लोगों ने मान लिया कि मुझे चांद या तारे ले आओ, तो बाकी में थोड़ी ना कोई ले आएगा, तो बात हो गई खाली। तो वही चीज़ है क्राई इन द वाइल्डनेस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में 13 और 14 में आपको क्या दिया गया, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एक आपको सेंटेंस दिया गया, यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया, तो यहाँ पर इस स्पॉट पे कौन सी एरर आ सकती है, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, अप टू द टाइम ही वॉजंट हियर वी वर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर टिल आएगा, टू आएगा, अनटिल आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखिए 13 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पर एक बात बता दें, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए अप टू तो आप लोग का आएगा नहीं, ठीक है ना, या तो आप लोग का अनटिल आएगा या फिर आपका टिल आएगा। लेकिन एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रूल सभी को पता भी होगा कि अनटिल के बाद वाले वाक्य में नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। तो अनटिल भी आप लोग का कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ से टिल, तो करेक्ट आंसर होगा टिल द टाइम ही वॉजंट हियर ही वर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम। तो देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, टिल द टाइम ही वॉज नॉट हेयर, तो मतलब ये कि जब तक वह यहाँ नहीं था, टिल द टाइम जब तक वह यहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट हेयर हमें यकीन नहीं था, तो वी वर नॉट श्योर हमें यकीन नहीं था कि वास्तव में वह आएगा, तो ही विल एक्चुअली कम, तो आपका टिल आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। तो आपको दिया गया यहाँ पर एसवीएल, जैसे कि आशंका है कि परिवारों के बीच, यानी कि दोस्तों डिफरेंसेस परिवारों के बीच, यानी कि डिफरेंसेस बीच का देखिए, एक तो आप लोग का बिटवीन होता है, एक एमोंग होता है। बिटवीन का दोस्तों यूज़ वहाँ करते हैं जब दो लोगों के बीच की बात हो रही हो, और एमोंग का यूज़ यहाँ करते हैं जहाँ पर दो से अधिक लोगों के बीच की बात कही जा रही है। तो फैमिलीज़ है ना, पूरी फैमिली की बात हो रही है, तो आपका आएगा यहाँ पर डिफरेंस एमोंगस्ट। ठीक है,
तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंसेस अमंग अस द फैमिलीज पोज अ हर्डल, कि परिवारों के बीच मतभेद बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी आशंका है कि परिवारों के बीच जो है मतभेद बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल सी वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस किसके बीच है, यहाँ पर फैमिली के बीच में है। और बीच का मतलब दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिटवीन या फिर अमंगस्ट। बिटवीन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही होती है तो वहाँ पर अमंग या फिर अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको अमंगस्ट दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का सी वाला। ओके अब देखते हैं आप लोग का 15 और 16 क्वेश्चन में आपको बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेट विच इज बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो आप सभी को यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट। तो मतलब दोस्तों क्या है, आप लोग को यहाँ पर यह बताना है, जैसे कि आपको दिया गया दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब होता है दोस्तों जिसे बुझाया ना जा सके, या फिर दोस्तों जिसे बाहर नहीं रखा जा सकता, जिसे बुझाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सटिंग्विशेबल, यानी कि ऑप्शन डी वाला आप लोग का करेक्ट होगा, इन एक्सटिंग्विशेबल। तो मतलब होता है जिसे बुझाया ना सके या फिर सदा जलाने वाला। अनअवेलेबल टू बी एक्सटिंग्विश्ड और क्वेंच्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। बाकी आपको दिया गया जैसे कि इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इनडाइजीनियस का मतलब क्या होता है, तो इनडाइजीनियस का मतलब था जो अपने देश का हो। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन और छूट मिलना। तो दैट कैन नॉट बी पुट आउट, तो आप लोग का सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है, वो है आप लोग का एक्सटिंग्विशेबल। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस। तो देखिए अब आपको बताना है ऐसा सिस्टम जो ऑब्जर्व करता है कि आप लोग क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 16 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा रिफॉर्मिज्म। ठीक है ना, रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है सुधार का सिद्धांत, एक ऐसा सिस्टम जो कि आप लोग की प्रोग्रेस को जो है उसको ऑब्जर्व करता है, तो इसको बोलेंगे रिफॉर्मिज्म, यानी कि सुधार का सिद्धांत। बाकी आपको वायलेशन दे रखा है, वायलेशन का मतलब होता है नियम या फिर कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, उल्लंघन करना ये होता है आप लोग का वायलेशन। बाकी आपको दिया गया यहाँ पर देखिए प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है आप लोग का, जैसे कि आपको बता दें, संरक्षण। ठीक है ना, तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और इम्पेयरिंग का मतलब होता है आप लोग का कमजोर करना या फिर क्षति पहुंचाने की प्रक्रिया। तो यहाँ से आप लोग का आएगा फिलहाल रिफॉर्मिज्म। अब देखते हैं 17 और 18 क्वेश्चन में आपको करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है बेनिफिशियल। वो बेनिफिशियल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो आइए जानते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका आएगा बेने, VENE, बेनेफिशियल, FICIAL। ठीक है ना, लाभदायक। तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा फिलहाल ए वाला। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी, डायरेक्ट लिखिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा आप लोग का CON, कॉन, TTI, NU, NUS, तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। ठीक है, मतलब जारी रखना लगातार। बेनिफिशियल आपका 17 का आंसर ए आएगा, और 18 का भी आंसर आप लोग का यहाँ से ए आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस दिया गया, इसको आपको सेंटेंस के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, इसको आपको रीअरेंज करना है। तो वही दिया गया, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो आइए देखते हैं। तो आपको दिया गया यहाँ पर देखिए 19 क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी, यानी कि एकीकृत जो विविधता है, ठीक है ना, विविधता ये शासन के साथ हाथ में जाती है। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी, तो दिया गया गोज हैंड इन हैंड विद, यानी कि शासन के हाथ में जाती है, जो यानी कि दोस्तों आपका गवर्नमेंट्स विच इज़ फॉर्मली ग्राउंडेड इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो सेंटेंस क्या बनेगा आप लोग का, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी गोज हैंड इन हैंड विद गवर्नेंस विच इज़ फॉर्मली ग्राउंडेड इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो मतलब क्या है, एकीकृत विविधता यानी कि इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी ये गवर्नेंस के साथ हाथ में जाती है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून में मजबूती से जमी हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बी वाला। चलिए अब आप सभी को यहाँ पर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। अब मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं बताने वाला। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, बताइए दोस्तों। डेमोग्राफिक प्रेशर, फिर आपको दिया गया पी में वेस्ट रेट बिलो, फिर आएगा आप लोग का द सब्सिटेंस लेवल, फिर आएगा कैन नॉट पुश द।
तो देख सकते हैं आप लोग, ये आपको सब्जेक्ट दिया गया डेमोग्राफिक प्रेशर, फिर आप लोग की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। तो 20 का यहाँ पर क्या होगा आप लोग का, सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पर A B C या फिर D में। तो पहले तो सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए आप लोग यहाँ से। देखिए पहले आपका आएगा डेमोग्राफिक प्रेशर, द सब्सिस्टेंस लेवल, ठीक है ना, द सब्सिस्टेंस लेवल कैन नॉट पुश द वेज रेट बिलो। तो देखिए आपका सबसे पहले आप लोग का आ जाएगा द सब्सिस्टेंस लेवल कैन नॉट पुश द वेज रेट बिलो। तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए मतलब इसका सिर्फ इतना है, डेमोग्राफिक प्रेशर का मतलब ये है कि जनसंख्या के दबाव, ठीक है ना, ये निर्वाह स्तर से नीचे मजदूरी नहीं कर सकता है। तो द सब्सिस्टेंस लेवल कैन नॉट बेस और रेट बिलो। तो आपका आंसर यहाँ से फिलहाल आएगा 20 का, बिल्कुल सी वाला करेक्ट आएगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर 21 से 25 में एक आपको पैसेज दिया गया है, तो क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग को बताना कि करेक्ट वर्ड कौन से आएंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। जैसे कि आपको दिया गया बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, तो जो बुक्स होती हैं वो हमारी कैसी फ्रेंड्स होती हैं, फेक, ओरिजिनल, रियल या फिर मैजेस्टिक। तो बुक्स हमारी वास्तविक दोस्त होती हैं, तो आप लोग का आ जाएगा रियल फ्रेंड। तो 21 का आंसर आएगा आप लोग का सी, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड, दे आर आवर गाइड, वे हमें गाइड करती हैं, वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम, और वे जो है उनमें से हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और दिया गया द बुक्स कंटेन ऑल द ग्रेट। अब बुक्स में दोस्तों आप लोग का क्या आएगा, फील, थॉट, आइडल या फिर मनी। तो आपको यहाँ पर दिया गया जैसा कि द बुक्स कंटेन, बुक में जो है बहुत सारी चीज़ शामिल होती है, ऑल द ग्रेट ब्लैंक ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर्स। तो दोस्तों जितने भी संसार के महान नेता हुए हैं उन सभी के दोस्तों जो है फील। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए आपका देखिए 22 का जो आंसर आएगा क्या, फील होता है, थॉट्स होंगे, आइडल या फिर मनी। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा फील, मतलब दोस्तों क्या है, आपको दिया गया द बुक कंटेन्स, पुस्तकों में जो है दुनिया के सभी नेताओं के सभी महान अनुभव होते हैं, दुनिया के जितने भी नेता हैं उन सभी के, ठीक है ना, अनुभव होते हैं, जितने महान ग्रेट फील्ड्स हैं यानी कि जो महान अनुभव हैं वो सब होते हैं। एंड वी कैन लर्न देम, और हम लोग उनसे सीखते हैं, वाई रीडिंग द बुक्स, उन किताबों को पढ़कर। आगे दिया गया द बुक्स हेल्प अस, किताबें जो हमारी सहायता करती हैं, फाइंड, अब क्या चीज़ ढूंढने में, आंसर, सोल्यूशन, रिलेशन या फिर ऑप्शन, ओपिनियंस। तो यहाँ से आप लोग आएगा सोल्यूशन, जो बुक्स होती हैं वो हमारी सहायता करती हैं सोल्यूशन फाइंड करने में। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बी वाला, फाइंड सोल्यूशन टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का। द बुक नेवर फेल्स अस, ठीक है ना, किताबें जो हमें कभी भी असफल नहीं बनाती हैं। और वी शुड रीड एज, अब आपका क्या आएगा, वी शुड, हमें चाहिए पढ़ना, एज बुक एज वी कैन, मच, मैनी, फ्यू या फिर लेस। तो देखिए 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का मैनी बुक्स। वी शुड रीड एज मैनी बुक्स एज वी कैन, हमें अधिक से अधिक बुकों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि हम कर सकें। बट ऑल बुक्स आर नॉट गुड, बट लेकिन सारी किताबें जो अच्छी नहीं होती हैं। सो वी शुड ब्लैंक ओनली गुड बुक्स, रिमूव, लुकिंग, स्टील या फिर चूज़। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग को लुकिंग ओनली गुड्स बुक्स, हमें आप लोगों को केवल आप लोग को उन किताबों को पढ़ना चाहिए जो आप लोगों के लिए अच्छी किताब प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा लुकिंग। तो सबसे पहले एक बार फिर से बताते हैं, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड, किताबें हमारी रियल दोस्त होती हैं। दे आर आवर गाइड्स, वे हमें गाइड करती हैं। वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम। द बुक कंटेन ऑल द ग्रेट फील ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर एंड वी कैन लर्न वाई रीडिंग द बुक। द बुक हेल्प अस फाइंड सॉल्यूशन टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है। द बुक्स नेवर फेल अस, वी शुड रीड एज मैनी बुक्स एज वी कैन, बट ऑल बुक्स आर नॉट गुड, लेकिन सारी किताबें अच्छी नहीं होती हैं। सो वी शुड लुकिंग ओनली गुड बुक्स। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का आएगा यहाँ पर रियल, फिर आपका आया यहाँ पर दोस्तों आपका फील, फिर आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देती है, हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए, मैनी आ जाएगा। और जो किताब आपको अच्छी दिखती है आपको उन्हें पढ़ना चाहिए, तो लुकिंग गुड, ठीक है ना, लुकिंग ओनली गुड्स बुक। चलिए दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। और फिलहाल जो लोग अभी बिल्कुल क्लास में है तो उन सभी के साथ एक बार फिर से सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, आपको पहला सेंटेंस दिया गया था कि दीज 5 सिस्टर केयर फॉर वन अदर लाइक मदर्स। तो जो पाँच बहनें हैं, ये जो 5 बहनें हैं ये एक दूसरे का बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती हैं।
देखिए जब पांचों में एक ही तरह की फीलिंग होती है, पांचों लोग एक जैसा ही काम करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग का वन एनोदर नहीं आता है, वहाँ पर आप लोग का वन अदर नहीं आके वन एनोदर आता है। तो बी पार्ट में आपके एरर थी। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया जैसे दिया गया अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ लेकिन फिर से आपका ही आ गया, तो एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोग का देखिए एज जो है, एज के लिए आप लोग का पहले आ चुका है अक्षय कुमार, ये आप लोग का एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो आपका ही नहीं आएगा। तो बी पार्ट में एरर थी। करेक्ट सेंटेंस होगा अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर, ठीक है, इज़ प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। इसके बाद देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर बताना था, फिल इन द ब्लैंक्स में मोर देन 30 years हैव नाउ पास्ड ब्लैंक आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। तो आपका आएगा सिंस। देखिए अगर आप लोग का पहला सेंटेंस जो है आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट हो और दूसरा सेंटेंस आप लोग का पास्ट इंडेफिनिट हो, तब बीच में आप लोग का सिंस का यूज़ किया जाता है। फिर था दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब होती है कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है प्रस्तुत करना, ठीक है ना, किसी के सामने प्रकट करना, प्रस्तुत करना, या फिर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, बिल्कुल प्रकट करना, प्रस्तुत करना, या फिर सामने लाना। तो देखिए जो रमन है ये अपनी समस्या को सामने लेकर आया है, तो इसलिए आप लोग आ जाएगा विद वाला। बाकी देखिए फॉर का यूज़ भी किया जाता है कम अप के साथ, लेकिन कम अप फॉर इसका मतलब होता है उपलब्ध होना, ठीक है। अगर आप लोग फॉर का यूज़ करेंगे मतलब होता है उपलब्ध होना, तो यहाँ पर इसका सेंस नहीं है, इसलिए आप लोग का कम अप विद आएगा। फिर मैंने फिफ्थ से लेकर सेवन्थ क्वेश्चन में आप लोग को सिनोनिम्स बताना है। फ्लाइट, तो देखिए फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फ्लाइट का मतलब आप लोग को बताया गया बुरी स्थिति, तो डिफ़िकल्टी का मतलब भी होता है दोस्तों मुसीबत की स्थिति में होना। फिर आपको होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है आप लोग का स्पष्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है आप लोग का स्पष्ट। फिर आपको बताया गया मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास। तो सेवन्थ का करेक्ट आंसर फिर बताया गया आप लोग को इसेंशियल, यानी कि अनिवार्य तौर पर, आवश्यक। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक। इसके बाद देखिए आप लोग को अपोजिट बताना है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है दोस्तों आप लोग को बताया जैसे कि समझौता करना, और डिबेट का मतलब होता है दोस्तों आपस में बहस करना। डिस्ट्रेस का मतलब क्या बताया आप लोग को, डिस्ट्रेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, अब आपको बताएं दुख या फिर पीड़ा। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है आप लोग का दुख और पीड़ा होना। तो प्लेजर का मतलब होता है आनंद आना या फिर मज़ा आना। टॉलरेट का मतलब दोस्तों आपको क्या बताया, देखिए टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, कोई चीज़ झेलना। और डिसअप्रूव का मतलब होता है उसको नहीं झेलना, उसको उससे असहमत होना, डिसअप्रूव कर देना, यानी कि असहमति व्यक्त करना। फिर आपको 11th और 12th में ईडियम फ्रेज दिया गया था ब्रेक द आइस, मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है ना। चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है जैसे कि चुप्पी खत्म करके बातचीत शुरू करना, टू ब्रेक द साइलेंस। फिर था आप लोग का क्राई इन द वाइल्डरनेस, मतलब दोस्तों क्या है आप लोग का कोई अलोकप्रिय चीज़ के लिए मांग करना या फिर विचार करना, यानी कि एन अनरियलिस्टिक डिमांड, एन अनरियलिस्टिक डिमांड, ओके। इसके बाद देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने 13-14 में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर अप टू के स्थान पर क्या आएगा, टू तो आएगा नहीं, ना ही आप लोग का अंटिल आ सकता है, क्योंकि अंटिल ही वहाँ आता है अगर ये पॉजिटिव दिया होता। अंटिल के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, तो आपका टिल आएगा। टिल द टाइम ही वाजंट हियर ही वर नॉट श्योर इफ़ ही विल एक्चुअली कम, ठीक है ना। फिर आपको दिया गया था एज फियल डिफरेंसेस इनटू द फैमिलीज़। देखिए फैमिलीज़ के बीच की बात हो रही, इसलिए आप लोग का एमंगस्ट आएगा। अब देखते हैं आपका 15 और 16 क्वेश्चन में डैट कैन नॉट, डैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, जिसको रखा नहीं जा सकता, जिसको बुझाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इन एक्सटेंगेसेबल। तो यहाँ से आप लोग का आएगा डी वाला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इन एक्सटेंगेसेबल का मतलब होता है जिसे बुझाया ना जा सके। और फिर बताया था आपको द सिस्टम विच इज़ ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस, एक ऐसा सिस्टम जो आप लोग के सुधारने की प्रोसेस को जो है ऑब्जर्व करता है, यानी कि सुधार का सिद्धांत। तो ये आ जाएगा आप लोग का रिफॉर्मिज्म, ठीक है, रिफॉर्मिज्म। इसके देखिए 17 और 18 में बेनिफिशियल की स्पेलिंग होती है लाभदायक, VENEFICL बेनिफिशियल। कॉन्टिन्यूस होता है CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस। फिर 19 और 20 में आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस को रीअरेंज करना था, तो आपका होगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी गोज हैंड इन हैंड विद गवर्नेंस विच इज़ फर्मली ग्राउंडेड इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, यानी कि 19 का आंसर जिसका बी आया था बिल्कुल करेक्ट है। और फिर था आप लोगों का डेमोग्राफिक प्रेशर, द सब्सिस्टेंस लेवल कैन नॉट पुश द वेज रेट बिलो, तो करेक्ट आंसर था आप लोग का सी। फिर पैसेज देखा था आप लोगों के सामने क्लोज से डिस्कस किया था कि बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, दे आवर गाइड,
they are our guide. We can learn everything from them. Other books contain all the great feel of the world's leader, and we can learn them while reading the book. The books help us find solution to our question. The book never fails us. We should read as many books as we can. ठीक है, but all books are not good. तो so we should looking only good books. तो पहले आप लोग का आएगा यहाँ से रियल, फिर आपका आएगा यहाँ से फील, फिर आएगा सॉल्यूशन, मैनी बुक्स और लुकिंग ओनली गुड बुक्स. ओके, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग का हर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर आज की वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो आप सब लोग मिलकर आपके अपने BSA ट्रिकी क्लासेस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा. जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिएगा. तो बस आप सभी का प्यार हमारे प्रति इसी तरीके से बना रहे, और हम भी दोस्तों कंटिन्यू आप लोग के साथ तब तक लगे रहेंगे जब तक कि आप लोग को आपके मुकाम तक नहीं पहुंचा देते. ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए. ठीक है, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा. बिल्कुल जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा. हम भी दोस्तों आप लोग के साथ बराबर बने रहेंगे. तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.